एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चैनल पे बहुत सारे केमिस्ट्री का वीडियो जा चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री से आई थिंक स्टार्ट हुआ है। मैथ्स भी आजकल में मैथ्स का भी लेक्चर चला जाएगा और आई होप सभी लोग घर पे होंगे तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ये जो हम माई सेल्फ प्रभात कुमार और मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। शायद बहुत लोग पहले भी जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लो। फिजिक्स जो होगा आपके पिछले क्लास और इस क्लास में बहुत डिफरेंसेस है। फिजिक्स में डिफरेंसेस कहाँ है? एक तो आपका सोचने के एबिलिटी को इन्हेंस करेगा, नंबर एक, और नंबर दो आपको मैथमेटिकली थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है ना, ये दो थोड़ा सा अलग अलग बात है आपके पिछले क्लास के फिजिक्स और इस क्लास के फिजिक्स में। फिजिक्स दुनिया का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है अगर आप इसके साथ मन लगाते हैं, दिल लगाते हैं तो। ठीक है, फिजिक्स के साथ जब आप लॉयल हो जाएंगे तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट आपको कोई और नहीं मिलेगा। ये ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हो। फिजिक्स इज़ फार बेटर देन एनी अदर सब्जेक्ट अगर आपको समझ आता है तो। अगर आपको समझ नहीं आता है तो सबसे गंदा सब्जेक्ट है और इससे आप पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हो। इसके लिए समझ आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। बुक के साथ साथ आपको लेक्चर कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा। जो भी डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में डालना पड़ेगा या फिर कोई और मीडियम से आप किसी को उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर आप क्लियर कर पाते हैं सभी कॉन्सेप्ट को और विजुअलाइज कर पाते हैं फिजिक्स को, फिजिकल फिनोमिनन को, तब आप आसानी से फिजिक्स को पढ़ सकते हो। पढ़ ही नहीं सकते, इसको समझ सकते हो। एंड सभी लोग जानते हैं फिजिक्स में इतना स्कोप है कि नोबडी कैन से कि आई नो फिजिक्स वेरी वेल, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वी आर द लर्नर ऑफ फिजिक्स। आप सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मैंने भी किसी से पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी किसी को पढ़ाओगे हो सकता है फ्यूचर में। तो ये साइकिल चलते रहता है। लेकिन क्या मैं पूरा फिजिक्स जानता हूँ? नो। क्या आप जानोगे? नहीं। क्या मेरे सर जानते थे? नो। इतना बड़ा फिजिक्स है जिसका हम लोग 10% भी नहीं जान पाते हैं। अगर आप 3%, 2%, 3% भी जान गए ना तो यू कैन इजिली क्रैक IIT, इवन कोई भी एग्जाम फिजिक्स से जो रिलेटेड है। तो फिजिक्स एक है ही थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट जो आपसे अपना लॉयलिटी मांगता है। ये चाहता है कि आप इस सब्जेक्ट के साथ पूरी तरह से लॉयल हों, यानी हर एक लाइन को ढंग से पढ़ें, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तब जाके ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसका कोई आइडिया नहीं है आपको कि कितना मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, है ना। लेकिन ध्यान देने वाला बात है थोड़ा सा, ये जो क्लास 11th का फिजिक्स होगा इसमें हम लोग दो बुक को कॉमनली यूज किया करेंगे। एक तो पहली जो बुक है वो NCERT, ये बहुत मस्ट बुक है आपके पास। ठीक है, ये आपको होना ही चाहिए। ये एक्चुअल में ये आपको आइडिया देगा, है ना, कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। और दूसरा HCV, एक्चुअली में ये पूरा नाम HC वर्मा द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एक बुक है। ठीक है, आप उसको फॉलो करेंगे और NCERT। इसके अलावा जितने भी आपके पास बुक है आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों बुक स्टैंडर्ड बुक है। अब सवाल आता है कि जो फिजिक्स पढ़ते हैं बच्चे, उनमें दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, है ना। कौन कौन सा? एक तो वो बच्चे जो बायो रखते हैं, अपना कोर सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, या सीधे सीधे शब्दों में ये कहें कि वो नीट का तैयारी कर रहे होते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। और दूसरा एक बच्चा जो IIT के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, ठीक है ना, मतलब वो मैथ्स रखता है अपना कोर सब्जेक्ट को। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को पूरा फिजिक्स पढ़ना है ना। ये NCERT तो दोनों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। HC वर्मा, अब सवाल आता है कि क्या HC वर्मा दोनों को बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। अगर मेरी राय जानो तो मैं तो नीट वालों को भी HC वर्मा सजेस्ट करूंगा और जी वालों को भी, ठीक है ना। लेकिन फ़र्क क्या है सर? फिर इन दोनों के फिजिक्स के लेवल में कोई फ़र्क होता है क्या? होता है, एक्चुअल में तो होता है। नीट वालों का फिजिक्स बहुत लोअर लेवल का होता है एज कंपेयर टू IIT वालों का। तो इससे आप कह सकते हो कि इनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा नीट के कंपैरिजन में, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, है ना। हाँ, इनमें क्या होता है, बच्चों को थोड़ा मैथ्स, इन वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चों को मैथ्स थोड़ा कम आता है या उतना समझ नहीं होता है मैथ्स का। इस वजह से थोड़ा इनको टू द पॉइंट हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। या ऐसे कह लो कि ये बच्चे टू द पॉइंट पढ़ना पसंद करते हैं और ये इनको डिस्क्रिप्टिव चाहिए। तो इनको तो हर हाल में ये बुक फॉलो करना। और इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं, है ना। एक्चुअल में HCV ये टेक्स्ट बुक है जिसमें जो एक्सरसाइज है वो 3 तरह के हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट,
ये सभी के लिए कंपलसरी है, इनके लिए भी और इनके लिए भी। दूसरा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव सेकंड, ये आईटी वालों को हर हाल में बनाने ही बनाना है, ठीक है। अगर ये नहीं बनाया आपने तो फिर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा। और तीसरा जो है वो एक्सरसाइज भी कोशिश करें सभी लोग कर ले, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों बुक के अलावे अगर आप बायो पढ़ते हो तो आपके पास चाहिए नीट और एम्स का क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। पिछले 40 साल का क्वेश्चन बैंक आता है, आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए, आप रख सकते हो जी का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और हो सके तो बहुत साल पहले एक और एग्जाम होता था AIEEE का, ठीक है ना, इसका भी आप क्वेश्चन बैंक साथ में रख लें। ओके, अब इतना अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ढंग से, है ना, पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं, तो मे भी आप बहुत नज़दीक पहुंच पाएंगे जी के। और इनके लिए तो चिंता ही नहीं करना, अगर ये बच्चे इस क्वेश्चन बैंक को और इसको सॉल्व कर जाते हैं तो फिर इनको कोई फिजिक्स में रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। इनको भी नहीं रोक सकता, लेकिन ये इनको थोड़ा ज़्यादा लॉयल होना पड़ेगा फिजिक्स के साथ, ठीक है। इनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इनके कंपैरिजन में। तो ये तो बात हो गया अप्रोच का, कि हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। अब अप्रोच के बाद सवाल ये आता है कि अप्रोच तो अभी जब हम शुरू करते हैं तब तो बहुत अच्छा होता है ना, सभी लोग बहुत एनर्जी में होते हैं, ठीक है, एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे सारा कुछ कर देंगे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वहाँ पे जाके हम लोग फिर लैग करना शुरू करते हैं। एक आध क्लास कम पढ़ा, एक आध क्लास छूट गया, उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका इंटरेस्ट लूज होने लगता है। तो आप तो अभी एक टारगेट बना लो कि क्लासेस मुझे मिस नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आप इसको क्लियर कर पाएँ। अगर ये चीज़ आप कंटिन्यूअसली करते हो तब आपको इससे इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। जब इंटरेस्ट लूज नहीं होगा तो आप कंटिन्यूअस इस चीज़ को पढ़ पाओगे, है ना। तो क्लासेस मिस नहीं करना, यानी जिस एनर्जी से आप अभी स्टार्ट कर रहे हो वही एनर्जी एंड के दिन में भी होना चाहिए, यानी एनर्जी हमेशा आपको मेंटेन रखना है थ्रू आउट द ईयर। तब आप इसको पढ़ पाओगे, तभी आप फिजिक्स पढ़ पाओगे या इवन केमिस्ट्री भी पढ़ पाओगे। क्योंकि जब पढ़ाई एक होता है वो क्या है, कंटिन्यूअसली एक काम है। आप एक दिन नहीं पढ़ सकते, एक दिन में बहुत पढ़ लिए फिर अगले दिन सो गए, फिर अगले दिन, ऐसे नहीं होता। आप पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो एनर्जी का बात कर रहे थे, जैसे आप जिस एनर्जी से आपने स्टार्ट किया उसी एनर्जी से आपको ख़त्म भी करना पड़ेगा। देन यू विल गेट सेलेक्टेड वट एवर यू आर स्टूडेंट ऑफ IIT और नीट, अगर आप अपने एनर्जी को स्टार्ट से एंड तक सेम रखोगे तब, ठीक है। ओके, अब और भी कुछ स्ट्रेटजी है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि किसी खास सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, है ना, उनके तरफ उनका ज़्यादा मतलब अप्रोच रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि याद रखें, कभी भी आपको एक सब्जेक्ट रिजल्ट नहीं दिलवा सकते, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। आप इसको जब जितना हो सके मान लें। कोई भी एक सब्जेक्ट आपको कभी भी रिजल्ट, इवन बोर्ड में भी आपको रिजल्ट नहीं दिलवा सकता है। बोर्ड पास करने के लिए भी कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूं या फिर मैं सिर्फ केमिस्ट्री या बायो या मैथ्स। आपको हर हाल में तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप IIT को या फिर नीट को एक माँ मानते हो तो माँ के लिए 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे या तो नीट कह दो या फिर क्या कह दो, जी कह दो। तो इनके 3 बच्चे हैं, कौन कौन सा, तो एक तो आपके पास मैथ्स हो गया या फिर बायो, दूसरा बच्चा केमिस्ट्री और तीसरा बच्चा फिजिक्स। अब ये माँ ऐसी है कि इसको भी उतना ही लाड़ प्यार करती है जितना इसको और जितना उतना ही इसको। इसलिए आप किसी के साथ पार्शियलिटी यानी दूसरे तरह का बिहेवियर नहीं रख सकते हो, है ना। तीनों को बराबर बराबर वेटेज देना पड़ेगा, खास करके IIT वालों को। नीट वालों के साथ थोड़ा सा प्रेफरेंस है कि वो बायो ज़्यादा पढ़ेंगे, बिकॉज 90 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से होते हैं, और इन दोनों को बराबर बराबर पढ़ेंगे, ठीक है। और इनका सिलेक्शन, नीट वालों का सिलेक्शन डिपेंड करता है बायो के ऊपर, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एक तरह से है कि कभी कभार इसमें 2-4 नंबर कमाया आपका तो आप इससे मैनेज कर सकते हो, है ना। तो ऐसा है आपके साथ। तो ये स्ट्रेटजी भी होना चाहिए कि आपको बराबर बराबर अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज को बराबर बराबर टाइम दे दें, ठीक है। तो आज से तैयार हो जाओ,
टाइम शुरू कर दो, समय शुरू कर दो, है ना। और बात करते हैं हम लोग अब सिलेबस का। जो 11th क्लास का सिलेबस होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जी और नीट, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक मिलता है पढ़ने का, सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है पढ़ने का, वो क्या है, तो आपका मैथमेटिकल टूल, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 क्या है आपके पास, नंबर 2 है वेक्टर्स, नंबर 3 एरर, नंबर 4 काइनेमेटिक्स, नंबर 5, अब काइनेमेटिक्स में दो तरह का काइनेमेटिक्स है ना, एक 1 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स है, एक 2D काइनेमेटिक्स है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद छठा है फ्रिक्शन, सातवां है वर्क पावर एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना। आठवां है सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपके पास आठवां के बाद 9वां चैप्टर है सर्कुलर मोशन के बाद सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। उसके बाद 10वां है रोटेशनल मैकेनिक्स। उसके बाद 11वां है, अब ये एक तरह से इतना जो मैंने लिखा है, ये जो चैप्टर्स है सभी, ये मैकेनिक्स का पार्ट, ठीक है ना। पूरा फिजिक्स को कैटेगराइज किया गया है ना, मैकेनिक्स और नॉन मैकेनिक्स ऐसे कह सकते हो। तो ये सभी के सभी क्या है, मैकेनिक्स के पार्ट है। अब 11वां जो चैप्टर आएगा थोड़ा सा बदलेगा, इसमें हम लोगों को पढ़ना है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना, TD थर्मोडाइनमिक्स। उसके बाद जो 12 है, 12वां चैप्टर, वो होगा आपके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, KTG, जो आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा पढ़ने के। उसके बाद 13वां जो चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। उसके बाद 14वां जो चैप्टर है वो है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद 15वां जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तरह का मोशन होगा, थोड़ा सा नाम तो सिंपल है लेकिन सिंपल नहीं रहेगा। उसके बाद 16वां जो चैप्टर है और आई थिंक लास्ट जो है वेव्स एंड साउंड वेव, ठीक है ना। तो ये सिलेबस है आपका पूरे 11th का। ध्यान दें, मैथमेटिकल टूल, ये अगर आप सोचो तो ये मैथ्स का बेसिकली पार्ट है। एक्चुअली हम लोग फिजिक्स में कैसे मैथ्स को अप्लाई करेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर्स इसका ही एक समझ लो, वेक्टर्स एंड मैथमेटिक्स आपको HC वर्मा के बुक में दोनों साथ साथ ही मिलेंगे, ठीक है ना। और NCERT में ये वेक्टर अलग अलग जगह मिलेगा, आधा वेक्टर कहीं और है काइनेमेटिक्स से पहले और आधा वेक्टर जाके वर्क पावर एनर्जी से पहले। तो हो सकता है ये NCERT से थोड़ा डिफर करे, बट ऐसा नहीं है, NCERT का कंप्लीट कॉम्बिनेशन यही है, NCERT में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद एरर्स है ना, ये मेजरमेंट, इसको हम कह सकते हो मेजरमेंट एंड एरर्स। और इसमें एक देखो और मिस हुआ है, वो है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हो आप यूनिट एंड डायमेंशन, एक और चैप्टर है, आप इसको चौथा कह दो, नंबर चेंज कर देना। तो यूनिट एंड डायमेंशन एक और चैप्टर, उसके बाद काइनेमेटिक्स आता है ना। तो काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, एंड इसको आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसमें पढ़ना होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी में एक और चैप्टर ऐड है कोलिजन, ठीक है, इसमें एक और क्या है, कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास और कोलिजन दोनों सेम है। उसमें आता है फिर रोटेशनल मैकेनिक्स, ये इसको बहुत लोग अलग भी नाम देते हैं ना। और ये है क्या आपके पास हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब थोड़ा छोटा चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स ये। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने आप में अच्छा खासा चैप्टर है, ये अच्छा खासा वेटेज भी रखता है और मज़ा आएगा पढ़ने में ये सब चैप्टर। और वेव्स एंड साउंड वेव। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो कहाँ से शुरू करने वाले हैं, मैथमेटिकल टूल से, ठीक है। इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीन को पॉज कर लो, उसके बाद नोट कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
चलो अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल टूल का। ज़रूरत क्यों पड़ा मैथमेटिकल टूल का? मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़े फिजिक्स के सब्जेक्ट में? आप एक बात ध्यान रखना कि बिना मैथमेटिक्स का कभी फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। यानी फिजिक्स जो है एक तरह का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। फिजिक्स है लैंग्वेज किसका? मैथमेटिक्स का। यानी मैथमेटिक्स को लैंग्वेजिकली लिखा गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और आप जानते हो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग क्या? नेचर को पढ़ते हैं ना, स्टडी को नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं। तो अब मैथमेटिकल टूल में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो अपने पास क्या है? फंक्शन। ठीक है, पहला टॉपिक है, सभी लोग ध्यान दें। ये क्या है? फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? तो फंक्शन का अगर बात करें तो फंक्शन दो वेरिएबल्स में रिलेशन को बताता है। फंक्शन क्या करता है? दो वेरिएबल्स में रिलेशन को बताता है। जैसे आप अगर कहो कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ए इज द एरिया, पाई एक कांस्टेंट है और आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो आप ये कहोगे कि जो एरिया है ना, एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सर ये आपने कैसे कह दिया? ध्यान दें, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है। अब इस सर्कल का अगर बात करो तो इसका रेडियस r1 और इस सर्कल का बात करो तो इसका रेडियस r2। अब क्या r2 बड़ा है r1 से? ऑब्वियसली बड़ा है। इसका मतलब ये जो है ये सर्कल ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये सर्कल कम एरिया कवर कर रहा है। तो आप ये कहोगे कि a1 छोटा है किससे? a2 से। यानी क्यों छोटा हुआ a1? क्योंकि इसका रेडियस कम और इसका रेडियस ज़्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं कि एरिया जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर। हम इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एरिया डिपेंडिंग ऑन या एरिया डिपेंड्स ऑन आर। इसका मतलब ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि इस रेडियस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है ना। और उसी बेसिस पे इसका एरिया होगा, उस सर्कल का एरिया होगा जिसका रेडियस को आप लिख रहे हैं। यानी आर क्या है? इंडिपेंडेंट है और एरिया क्या है? डिपेंडेंट है। एरिया क्या है? डिपेंडेंट। तो आपको दो चीज मिला है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। अब है क्या? तो एरिया भी तो सर क्या था? वेरिएबल था, और रेडियस भी क्या था? वेरिएबल है। तो एरिया और रेडियस दोनों वेरिएबल है, तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और एरिया कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? किसके ऊपर कर रहा है? इसके ऊपर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? क्योंकि एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, इसलिए आप ये पढ़ते हो कि एरिया इज फंक्शन ऑफ, एरिया इज फंक्शन ऑफ किसका? रेडियस, है ना, यानी आर। सीधा सीधा आप लिख दो आर। तो एरिया जो होगा किसका फंक्शन होगा? आर का फंक्शन होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको जो दिख रहा है, अब देखो एरिया और रेडियस इन दोनों के बीच कौन रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है? तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, उस रिलेशन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? फंक्शन। फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, ये हम लोगों ने एक्चुअल में पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन वहां पे हम लोग इसको फॉर्मूला कहते थे, अब क्या बोला करेंगे? फंक्शन। बहुत बार होता क्या है कि आपको फिजिक्स के ही सवाल में लिखा रहेगा कहीं पे कि फलाना इज द फंक्शन ऑफ दैट, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस। तो आपको उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली ये कह देना है कि जिसको बोला जा रहा है। मान लो मेरा नाम ए है, तो ए इज द फंक्शन ऑफ सी, तो मतलब सी कोई आदमी है जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना बात? तो वही कह रहा है कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, इसका मतलब ए आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब देखो अगर हम बात करें कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो अगर मैं r इज इक्वल टू आर का कुछ वैल्यू रख दूं, r इज इक्वल टू 1, तो फिर एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा? एरिया बराबर आ जाएगा पाई। ओके, अगर मैं r इज इक्वल टू 2 रख दूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? एरिया बराबर 4 पाई। तो कहीं ना कहीं इनपुट कहाँ से मिल रहा है? इनपुट रेडियस में मिल रहा है और आउटपुट कहाँ मिल रहा है? इसका एरिया पे। इसलिए इसको हम लोग बोला करते हैं इनपुट, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आउटपुट। ठीक है ना, एरिया इसमें क्या कहला रहा है? इनपुट, और रेडियस क्या है? आउटपुट। अब अगर हम सोचे मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो एरिया
जब बराबर है पाई आर स्क्वायर का, तो आर बराबर ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, आर बराबर लिखा जा सकता है एरिया अपॉन पाई का अंडर रूट, लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से तो आर क्या हो गया है, आर इज द क्या आउटपुट और ये क्या हो गया इनपुट। लेकिन ऐसा पॉसिबल फिजिकली नहीं है। मैथमेटिकली तो ये चीज़ ठीक है, मैथमेटिकली ये सही है, लेकिन फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ध्यान दें, अगर रेडियस को देखें, एक सर्कल को देखें, तो सर्कल का हमेशा रेडियस डिसाइड करता है कि उसका एरिया कितना होगा। ठीक है ना, सर्कल का हमेशा रेडियस डिसाइड करता है कि उसका एरिया कितना होगा। क्योंकि सर्कल खींचने का मेथड क्या है कि एक आप लाइन लो और लाइन के एक एंड को फिक्स कर दो और दूसरे एंड को घुमा दो, तब एक फॉर्मेशन होता है एक ज्योमेट्रिकल फिगर का। उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल। तो वो जो लाइन था, वो लाइन ही क्या कहलाता है, रेडियस। तो इसका मतलब रेडियस कभी ऐसा नहीं हो सकता इसका फंक्शन हो जाए। ये रिवर्स मैथमेटिकली पॉसिबल है लेकिन फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप ये तो मैथमेटिकली तो ये कह सकते हो कि आर इज अ फंक्शन ऑफ ए, बट फिजिकली ये कहना पॉसिबल नहीं है कि आर इज द फंक्शन ऑफ ए। हाँ, मैथमेटिकली आप कहो, आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर हम कहें कि अगर किसी प्लांट में, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी प्लांट में हमने फर्टिलाइजर दिया, ठीक है, फर्टिलाइजर दिया, उसमें वाटर डाला, उससे क्या हो गया, प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हो गया। अब प्लांट मेरे से भी ज़्यादा हाइट का, इतने हाइट का हो गया, इतना हाइट का। अब इतने हाइट का होने के बाद मुझे उस पर एक दिन गुस्सा आ गया, चलो किसी कारणवश, और गुस्सा आने के बाद क्या हुआ कि मैंने उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, और मैं उससे मांगने लगा कि चलो मेरा फर्टिलाइजर और वाटर वापस कर दो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो आप ये तो कह सकते हो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन द फर्टिलाइजर एंड क्या, वाटर। ठीक है, लेकिन क्या वो वाटर, या फिर हम ये कह दें कि फर्टिलाइजर एंड वाटर इज डिपेंड अपॉन ग्रोथ ऑफ प्लांट? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप प्लांट से दोबारा मांगो वही फर्टिलाइजर तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आउटपुट इनपुट को, कभी आउटपुट को आप इनपुट नहीं बना सकते, या फिर इनपुट को आउटपुट नहीं बना सकते। यहाँ पे इनपुट क्या था आपके पास, फर्टिलाइजर था, और क्या था, प्लांट वाटर था, और आउटपुट आपको क्या मिल रहा था, प्लांट क्या हो रहा था, उसका धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था। तो यानी आप फर्टिलाइजर से प्लांट के ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, लेकिन प्लांट के ग्रोथ को कम करके आप फर्टिलाइजर दोबारा नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रहा है कुछ? ठीक उसी प्रकार आप एरिया निकाल सकते हो रेडियस के वैल्यू को बदल करके, है ना। ऐसा मत करना कि कभी यार एरिया को डायरेक्टली कम कर देना, तो ऐसा नहीं, उसमें रेडियस नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हर हाल में ये, अगर एक बार फिजिकली ये चीज डिफाइन होता है तो आप मैथमेटिकली भी फिजिक्स में इसी बात को लिखोगे। क्लियर है ना? ओके, अब डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है, ठीक है। फंक्शन का, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच के रूल ऑफ रिलेशनशिप को बताता है। कौन बताता है? फंक्शन बताता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे डोमेन और रेंज का, ठीक है ना। दो टर्मिनोलॉजी है इसमें, डोमेन है और क्या है, रेंज है। किसको किसको कहेंगे डोमेन और रेंज? तो फिर से उसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ए बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या था अपने पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अपने पास ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान दें, दो टर्मिनोलॉजी अपने पास, क्या है, डोमेन और क्या है, रेंज। अब मान लो मेरे पास कितना पॉसिबल है लियो आर का क्या 1 हो सकता है। अगर सेट लिखना हो, सेट कैसे, मतलब एक ग्रुप लिखना हो तो 1 हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 4.5 है, ऐसे जो भी नंबर है हो सकता है, यानी पॉसिबल है। तो ये जो सेट आया, ये जो समूह आया, जो ग्रुप आया, किसका, रेडियस का। रेडियस है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो पॉसिबल वैल्यूज है, उस पॉसिबल वैल्यूज को हम लोग बोला करते हैं डोमेन, है ना। द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज क्या, डोमेन, है ना। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डोमेन। उसके बाद रेंज। अब देखो ये जैसे जैसे आप इसको वैल्यू को पुट करोगे इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एरिया का वैल्यू अलग अलग मिलता जाएगा। जब आप 1 रखोगे यहाँ पे तो पाई आएगा, 2 रखोगे 4 पाई, 3 9 पाई, 4 16 पाई, तो अलग अलग वैल्यू मिलेगा आपको किसका, एरिया का। तो जब अलग अलग वैल्यू मिलेगा एरिया का, यानी एरिया कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा,
जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यूज आएगा उसका जो सेट आएगा उस सेट को हम लोग क्या बोला करेंगे, रेंज। यानी मान लो सपोज कर लो पाई आ गया, जब आपने 1 रखा तो पाई आ गया, 2 रखा तो 4 पाई आ गया, है ना, 3 रखा तो कितना आ गया, 9 पाई आ गया, और 4 रखा तो 16 पाई आ गया, ऐसे करके बहुत सारा वैल्यू आया। तो इसका पॉसिबल वैल्यू को आपने क्या बोला, डोमेन, और इसके पॉसिबल वैल्यू को क्या बोला हमने, रेंज। ठीक है, तो इस तरह से दो टर्मिनोलॉजी होता है फंक्शन में, डोमेन और रेंज। अब हम लोग बात करेंगे कुछ सवाल का, है ना, तो कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि अगर y फंक्शन है, ऐसा लिखा रहे y इज द फंक्शन ऑफ f(x), इसका मतलब क्या लिखा है, ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू f(x), इसका मतलब क्या है कि y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, यानी x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं है कोई, बस ये आपको इतना इंफॉर्मेशन दे रहा है कि y जो है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। क्लियर, ओके। तो अब अगर आप बाई से पूछो कि भाई साहब आप डिपेंड तो कर रहे हो लेकिन कैसे डिपेंड कर रहे हो, तो ये कंप्लीट तब होगा जब यहां पे फॉर्मूला लिखा जाएगा लाइक x²। ठीक है, तो आप ये जो बीच वाला सेगमेंट है इसको डायरेक्टली गायब भी कर सकते हो और सीधा लिख सकते हो y इज इक्वल टू x²। अब ये फॉर्मूला है, यानी y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और ऐसा डिपेंड कर रहा है कि x पे पावर 2 हो तो उसके बराबर कितना होगा, y होगा। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब आपसे सवाल पूछा गया है इफ ऐसा रहे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना, देन फाइंड कुछ सवाल ले लेते हैं, f ऑफ -1, f ऑफ -1, उसके बाद f ऑफ 0, उसके बाद f ऑफ 1, f ऑफ -x, और है f ऑफ x+1, और है f ऑफ √2, और है f ऑफ पाई। इतने सवाल है, आपको फाइंड आउट करना है ना। ध्यान देंगे सभी लोग। क्या करें कि ये आपके पास रूल दिया हुआ है रिलेशनशिप का, ये दोनों रूल आपके पास हैं और इसके बेसिस पे आपको ये निकालना है f ऑफ -1। रूल क्या कहते हैं, कैसे ऐसे सवालों को बनाते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। क्या यहाँ पे जो x है ये यहाँ पे उसके पे पावर 2 है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो x है उसी x के ऊपर यहाँ पे कितना पावर है, 2 पावर है। तो अगर आप देखो f ऑफ -1, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 है, इसके बेसिस पे देखो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ -1 बराबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, क्योंकि जो भी था यहाँ पे अगर 1 है तो 1 यहाँ पे x के जगह पे 1 आ जाएगा, उस पर पावर कितना चला जाएगा, 2, है ना, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखो, तो f ऑफ अगर हम 0 का बात करें, है ना, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, रख दो वैल्यू, है ना, x के जगह पे 0 का वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तीसरा अगर बात करें, तीसरा क्या है आपके पास, 1, तो f ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या आता है f ऑफ -x, f ऑफ -x बराबर फिर से -x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, x। उसके बाद फिर f ऑफ x+1, है ना, अगला सवाल जो है ये वाला, तो x+1 रखेंगे तो x+1 का स्क्वायर यानी x² + 2x + 1। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान दें, ये डिफाइन है इस फॉर्म में, है ना, यानी आपको y का वैल्यू पता करना है। तो y का वैल्यू यानी सिंपली ये कह रहा है कि क्या होगा फंक्शन, यानी ये y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। कब, जब x का वैल्यू कितना हो, -1, तो जब x का वैल्यू -1 होगा तो x के जगह पे -1 मुझे पुट करना है, 1 पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 अगर होगा तो 0 का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगा। 1 अगर y का वैल्यू क्या होगा जब x का वैल्यू 1 हो, तो 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा। वैसे ही अलग अलग फॉर्म में अगर y का वैल्यू क्या होगा जब x का वैल्यू x+1 हो, x के जगह पे x+1 हो, तो ये वाला आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार अगर f ऑफ √2 निकालूं मैं तो क्या होगा, यहाँ पे वही बात फिर से, √2 जो x के जगह पे √2 है तो √2 रख देंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा, 2। f ऑफ पाई क्या होगा, f ऑफ पाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई का
स्क्वायर, यानी कितना 9.8 होता है। अगर आप सभी नहीं जानते हैं तो इसको याद रखना कि पाई का स्क्वायर 9.8 और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 भी लिया करते हैं, ठीक है ना। और अगर आप जो जानते होगे जी का वैल्यू होता है ना, जी बराबर 9.8, तो अगर इसको स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आता है, पाई के बराबर आता है, ठीक है ना, याद रखना सभी लोग। तो अगर पाई को स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 9.8, ठीक है ना। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार सुनते हैं क्या किया हमने। बाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और कुछ ऐसे डिफाइन है बाई एक्स स्क्वायर के, है ना, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, फाइंड करना है ये चीज, है ना, कि एफ ऑफ -1 कितना होगा। यानी यहाँ पे x अगर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे x के जगह x ही रखता, एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे कितना है, -1 है। तो अब आपको x के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, -1। तो x के जगह पे -1 रखा मैंने, ये देखो x के जगह पे -1 रखा, उसके बाद उसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद 1 आ गया। ठीक, दूसरा सवाल देखो, 0, तो x के जगह पे 0 रखना है आपको, 0 का वैल्यू। ऐसे ही अलग अलग जगह पे जो भी इस x के जगह पे आया इस फॉर्मूले में डाल देना है, उसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, दूसरा सवाल वो कुछ ऐसा है, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर 1/x, या सिंपली आपको सवाल में ऐसा भी दे सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है एक बार देख लो सब लोग। आपको सबसे पहली बात फाइंड करना है एफ ऑफ -1, ठीक है ना, उसके बाद एफ ऑफ 1, उसके बाद एफ ऑफ √2, उसके बाद एफ ऑफ 1/2, उसके बाद एफ ऑफ √3, ठीक है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको जो भी रूल है वो दिया हुआ है। रूल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। क्या करना है बताओ आप, ध्यान दें, जो भी x, यहाँ पे x है, जो भी आया ना वो रेसिप्रोकल बन गया, तो रूल तो ये है। अब इसी के ऊपर सबको रख देना है ना। तो एफ ऑफ 1 अगर आपको निकालना हुआ तो क्या करोगे, 1 रेसिप्रोकल बना देना है, तो नीचे x के जगह पे कितना आ जाएगा, 1, कैंसिल होकर कितना बन गया आपका आंसर, 1। उसके बाद ठीक उसी प्रकार अगर एफ ऑफ √2 निकालूँ मैं तो क्या होगा, 1/√2, ठीक है ना। मन है तो रेशनलाइज कर दो, √2/√2 से क्या बन जाएगा, √2, है ना। तो ये आंसर आएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, एफ ऑफ 1/2, तो 1/2 रखो। क्या करेंगे, x का जो भी वैल्यू है, x के जगह पे कितना 1/2, उसको रेसिप्रोकल नीचे लेके चला जाना। नीचे लेके गया मैं तो क्या मिला आपको, ये ऊपर आ जाएगा, 2 वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, 1/2 के बाद एफ ऑफ √3, एफ ऑफ √3 बराबर क्या लिखा, 1/√3, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1/√3, इसको रहने दो। ये इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे 1-2 सवाल और लेते हैं। नोट कर लिया आपने, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगला सवाल है, इफ बाई इज इक्वल टू, अगर ऐसा रहे, इफ बाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x/x+1, ये है रूल, ठीक है। तो सवाल है आपके पास वही, फाइंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -x, एफ ऑफ -2, ठीक है। ये आपको इतना फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलो जल्दी से करो सभी लोग। हो गया, पॉज कर लो स्क्रीन को, उसके बाद कर लो जल्दी से सब लोग पहले, उसके बाद कर लिया सभी लोगों ने। चलो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो इधर देखो सब लोग। बाई इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी एफ एक्स बराबर क्या है, x/x+1, यानी जो यहाँ का वैल्यू पहले यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ रखना और 1 से उसको ऐड कर देना है। तो क्या करना है मुझे, एफ ऑफ 1 बराबर x के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 1+1 बराबर कितना हो गया, 1/2 आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या निकालना, एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, बाई x/x+1, यानी 0 डिवाइडेड बाई 0+1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और उसके बाद तीसरा क्या है, एफ ऑफ -x, तो देखो अब जहाँ भी x है ना वहाँ पे -x रखना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, -x डिवाइडेड बाई -x+1, यानी माइनस हो जाएगा x/1 - x, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद एफ ऑफ -2, तो एफ ऑफ -2 रखा आपने, तो एफ ऑफ -2 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख लो फिर से रूल को एक बार,
x जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे -2 रख दो, तो ये -2 डिवाइडेड बाई -2 + 1 बराबर क्या हो गया, -2 डिवाइडेड बाई -1, यानी क्या हो गया ये 2 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ सॉल्व किया करते इसको, है ना। और जब भी फंक्शन आएगा, फंक्शन का कुछ मतलब नहीं है, फंक्शन का सिंपली ये मतलब है कि फंक्शन बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करेगा, वही क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यानी एक रूल होना चाहिए ना, ऐसे तो दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, जब भी होंगे तो वो उन दोनों के बीच एक शर्त होगा, ठीक है ना, एक एग्रीमेंट होगा कि मैं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ तो किस रूल के बेसिस पे डिपेंड करूंगा, और उसी रूल को हम लोगों ने नाम दिया है जिसका नाम क्या है, फंक्शन। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे टाइप का फंक्शन का, ये बेसिक था फंक्शन का। एक होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। एक क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे कोई मान लो दो, फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि दो रिलेशन अब आएगा यहाँ पे, है ना, क्या होगा, दो रिलेशन आएगा। मतलब क्या है, जैसे आपके पास घर है, हाउस, ओके, हाउस है, तो हाउस का पेंटिंग होना है, हाउस का क्या होना है, पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए क्या, पेंटर आएगा आपके पास। पेंटर क्या बताएगा आपको, पेंटर ये बताएगा कि पर स्क्वायर फीट इतना चार्ज लगेगा, कोई चार्ज बता देगा, वो पेंटिंग का कॉस्ट बता देगा। तो हाउस का पेंटिंग का कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर। अब देखो एरिया, ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर। किसका कॉस्ट, पेंटिंग का कॉस्ट। और एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाउस के साइज के ऊपर। तो एरिया इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ हाउस एंड पेंटिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। और अगर अल्टीमेटली सोचा जाए तो ये घर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना। अगर घर छोटा होता तो ये कॉस्ट जो होता वो कम आता, अगर घर बड़ा है तो कॉस्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा बड़ा आ रहा है ना। तो अब देखो ठीक उसी प्रकार मैं दो फंक्शन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करूंगा। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन कोई है, fx है और दूसरा फंक्शन gx है। अब सर आपने gx क्यों लिखा fx को छोड़ के, तो अगर आपने एक बार किसी को एक ही सवाल में f नाम दे दिया है तो दूसरे को भी f नाम मत देना। क्यों, अगर आपका दो भाई है, आप दो भाई हैं, ठीक है, तो अगर आपका नाम पिंटू है तो इसका नाम पिंटू होना जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है ना, क्योंकि एक ही नाम से दो बच्चों का एक ही घर में नहीं रह सकते, है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है ना। तो अगर आप कह रहे हो fx है मतलब ये किसी पर्टिकुलर रूल को डिफाइन कर रहा है, और gx है वो अलग किसी दूसरे रूल को डिफाइन कर रहा है। तो जब रूल अलग अलग है तो ऑब्वियसली इसका नाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे दो इंसान तो नाम दोनों का क्या, अलग अलग। ठीक उसी प्रकार अगर रूल अलग अलग है तो उसका नाम भी अलग अलग होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि f ऑफ gx क्या होगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये देखो ये फंक्शन है किसका, ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है g का, यानी पहला जो फंक्शन g का, और g किसके ऊपर है, x के ऊपर। देखो f किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, g के ऊपर। g किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। क्या f x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्टली तो वही कर रहा है, ये देखो। लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो मैंने रूल लिखा, इसमें f किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, g के ऊपर। ठीक है, ऐसे रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब जैसे मैं दो रूल को डिफाइन कर रहा हूं, एक में fx होगा और दूसरा क्या होगा, gx होगा। अगर मैं कहूं कि f बराबर यानी fx बराबर इज इक्वल टू 1/x है, एक रूल मैंने कह दिया, और दूसरा एक और रूल ले लूं मैं, और दूसरा रूल क्या है, gx इज इक्वल टू x² + 1। ठीक है ना, ये आपके पास रूल दिया गया है। अब आपसे सवाल पूछा गया फंक्शन ऑफ फंक्शन के बेसिस पे, सब लोग ध्यान दें, फाइंड f ऑफ gx, उसके बाद g ऑफ fx, ध्यान दें, और तीसरा सवाल है f ऑफ fx, उसके बाद g ऑफ gx। इस सवाल को इस पे थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करें, उसके बाद कोशिश करें बनाने का, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, क्या करेंगे, अब देखो अंदर कौन है, चलो सबसे पहले पहली का बात करते हैं, इसका बात कर देते हैं। तो f क्या है, f है फंक्शन, एक रूल है। तो कहां से शुरू करें हम लोग,
तो gx से शुरू करते हैं, अंदर से हमेशा, ब्रैकेट के अंदर से। अब gx को आप देखो, gx का रूल क्या है, gx का रूल है x स्क्वायर प्लस 1। तो आपको निकालना क्या है, gx, है ना। तो x को क्या कर देना है, यहाँ पे रख देना है, किसके जगह पे, इसके जगह पे x। तो क्या लिखोगे आप, gx के जगह पे सीधा x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, fx का रूल है 1/x, तो x के जगह पे कितना है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर। फिर से समझते हैं दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, ये g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले अंदर को देखो, अंदर को, अंदर में क्या है, fx, यानी fx बराबर क्या है 1/x, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1/x, सिंपल, ठीक है। अब अभी ये खत्म नहीं हुआ, अब क्या करना है, जी इसके रूल पे आ जाओ। तो इसका रूल क्या कहता है, जो भी अंदर है उसको यहाँ पे रखो और उसके ऊपर स्क्वायर डालो, ठीक है। जो भी अंदर है उसको यहाँ पे रखो और उसके ऊपर स्क्वायर डालो। तो क्या करोगे आप, 1/x के ऊपर स्क्वायर डालोगे और प्लस क्या है बाद में 1 है तो 1 लिख दोगे। अब 1/x स्क्वायर, यानी इसको आप लिख सकते हो 1/x स्क्वायर प्लस 1, और इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 + x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये आपका आंसर। तीसरे सवाल पे आते हैं, क्या है, f ऑफ fx, कुछ नहीं है। अब अंदर वाला रूल क्या है, fx है, fx बराबर क्या लिख सकते हो 1/x, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/x, ठीक है ना। अब 1/x हो गया। अब क्या यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे क्या है, x है, तो 1/x हो गया। यहाँ पे 1/x है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे 1/x ही डायरेक्टली लिख देना। अब x था तो x नीचे चला गया, अब यहाँ पे 1/x है तो वो पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, यानी 1/x नीचे चला जाएगा। और इसको कंप्लीट जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन पे अगर देखो आप, तो g क्या है, g ऑफ gx, तो g ऑफ gx। अब अगर यहाँ पे x है, इसको पूरा ध्यान को देखो, ध्यान से देखिए, gx, तो gx बराबर आप क्या लिख सकते हो, सीधा x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया आपने, है ना। इसके बाद अब क्या करो, अब x स्क्वायर प्लस 1, अगर यहाँ पे x था तो x स्क्वायर प्लस 1 आया, और अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो x के जगह पे रखना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिकली इसके जगह पे आ गया, और 1 इसमें और है तो 1 रख दो। अब a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1, यानी x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन और फंक्शन था, आप कैसे भी बना सकते हो, इसमें बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हो। अब देखो एक और तरह का फंक्शन पढ़ना है हम लोग को, कुछ ऐसा फंक्शन भी होता है, ठीक है, जो अलग, मतलब कुछ अलग होता है, और इन्वर्स वैल्यू अलग अलग, मतलब सिंपली ये कह दो कि वो इन्वर्स बना देता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर इन्वर्स फंक्शन का ही हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है ना। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग तरीके से डिफाइन होते हैं, ठीक है। वैसा फंक्शन जो अलग अलग नंबर पे अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग तरीके से डिफाइन हो, जैसे आपके पास एक रहे कि f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू, मान लो कोई वैल्यू दिया रहे, कुछ भी हो सकता है, कि f(x) इज इक्वल टू है मान लो x स्क्वायर, कब x स्क्वायर तब है जब x होगा छोटा या उसके बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर, और दूसरी बार क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, कब, अगर x जो है ना वो बड़ा हो किससे, 0 से, या फिर बड़ा ही हो सिर्फ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बराबर ले लिया है। तो देखो ये फंक्शन अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग तरीके से डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी अलग अलग लिया जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अब तो फंस गए ना कि एक ही मतलब रूल है, उसी रूल में दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ अलग है, इसके लिए कुछ अलग है। तो क्या करना होगा, जैसे अब आप इसी से सवाल आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि ये 2 जो है वो कहाँ से आया, क्या ये 2 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो आप कहोगे 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा ये है तो 0 से बड़ा ये है, तो रूल ये एप्लीकेबल होगा, मतलब f ऑफ 2 बराबर 1/2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर यही चीज f ऑफ -2 पूछा जाता आपसे, तब क्या करते, तो यहाँ पे जो -2 है वो 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे, यानी
एफ ऑफ -2 बराबर क्या लिखा जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये वैल्यू 4। ठीक है ना। तो ये अलग अलग वैल्यू पे, जो अलग अलग इंटरवल पे वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर ना। चलो अब और भी इसी पे सवाल ले लेते हैं। जैसे एक रूल है अपने पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब कब x छोटा और या बराबर हो किससे, 0 से। और उसके बाद दूसरा जो है इसका कंडीशन कि x+1 होगा कब, जब x बड़ा होगा 0 से। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है f ऑफ 0, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 f ऑफ -2, नंबर 3 f ऑफ 2, ठीक है ना। ये आपको फाइंड आउट करना, आई थिंक हो जाएगा। देखो ये 0 है, तो 0 क्या है, x के बराबर। जब x के बराबर 0 हो जाए तो क्या अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 0 आएगा। उसके बाद अब देखो ये -2 है, क्या x से छोटा है या फिर बड़ा है, तो आप कहोगे सर x से तो छोटा है, यानी ये वाला रूल अप्लाई होगा, तो -2 को फिर से रखोगे। अच्छा अब ये 2 बड़ा है तो 2+1 ये वाला, तो x+1 रख देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे इस पर, इसको आप कर लेंगे एक बार। ठीक है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। एक और है फंक्शन जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में कुछ नहीं है आपके पास, ध्यान दें, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे मान लो f(x) बराबर है -x या -4। आप मॉड जानते होंगे, मॉड ये जो दो लाइन के बीच डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन उसको कहते हैं जिस फंक्शन में अगर किसी वैल्यू को हम पुट करें तो वो सारा का वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। जैसे अगर आपके पास f(x) बराबर दिया हुआ है मॉड ऑफ x, तो आप क्या करोगे, f ऑफ 2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2। अगर f ऑफ -2 भी पुट करोगे यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, आप मॉड के अंदर -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर f ऑफ -8 तो भी कितना हो जाएगा, -8 को रखोगे मॉड के अंदर तो कितना है। तो इसको क्या बोला करते हैं हम लोग, मॉडुलस फंक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ध्यान से सुने। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको जितना मैंने पढ़ाया उसका सारा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। सो काइंडली बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़ के नम्र निवेदन विनती है कि आप उस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक को ज़रूर ओपन करें और वहाँ से डाउनलोड करें किसको, नोट्स को, और अपने कॉपी में ढंग से बनाएं। अगर आपको क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेरीज डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि उस क्वेरीज का जवाब दे सकूं। क्लियर सभी लोग को। मैं अगली क्लास में मिलूंगा, तब हम लोग बात करेंगे किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है ना, तो एक बार अपनी तरफ से भी पढ़ लेंगे सभी लोग, उसके बाद मैं अगली क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।